हेलो दोस्तों, लाइन बाय लाइन सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10th। ओके, और चैप्टर नंबर 1 शुरू होने वाला है जो बात करता है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर में मेनली बात होगी रिसोर्सेस की, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, इन सब की, और किस तरीके से वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और कैसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपस में लिंक हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो ये है, ये समझना कि व्हाट आर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या हैं ये समझ लिया, समझो चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन सीरीज़ कर रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन ही समझते हुए चलेंगे। तो इसमें कह रहे हैं क्या, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि ऐसी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। क्या करे? हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 7 समंदर पार है और वो टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर वो हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते। इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट को या किसी भी रिसोर्स को लेने के लिए अगर 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो उसकी कीमत जो है वो 10 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। अब मान लो 10 रुपये खर्च कर रहे हैं रिसोर्स को निकालने में और उसकी कीमत है 9 रुपीज़, तो फिर ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। ओके, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे गांजा है, गांजा फूंक के लोग एकदम से टल्ली घूमते हैं, है ना। तो ये गांजा फूंकना या फिर ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझे? तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो इससे तो ये हो सकता है ना कि भाई गांजा पीने से भी सेटिस्फाई नीड हो रही है हमारी, है ना, मज़ा आ रहा है, लेकिन वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। गांजा फूंकना अच्छी बात नहीं मानी जाती हमारे कल्चर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में है और वो सेटिस्फाई करती हो हमारी नीड्स को, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिसोर्स। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, आई थिंक सो यू गॉट दी रियल मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये कैसे ह्यूमन बींग्स इंटरडिपेंड हैं, यानी कि इंटरलिंक्ड हैं, किसके, टेक्नोलॉजी के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ यानी नेचर के साथ, और इंस्टीट्यूशन के साथ। ये तीनों चीज़ें हेल्प करती ह्यूमन बींग्स को रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, ठीक है। ओके, फिर आते हैं आपके रिसोर्सेज के टाइप। ओके, क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस यानी कि जो नेचर से मिलते हैं और जो ह्यूमन बींग्स डेवलप करते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे रोड बना दी है ना, बिल्डिंग्स बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, ये क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में आते हैं। एंड अगला है आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी को कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, ह्यूमन बींग्स। टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी आराम से चेंज हो जाती है, ठीक है। ओके, बात करें अगर नेचुरल की, तो नेचुरल को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपके कौन से हैं, कॉन्टीन्यूअस और बायोलॉजिकल। कॉन्टीन्यूअस कौन सा है, जैसे कि विंड और वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकल कौन सा है, नेचुरल, जैसे कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये क्या है, रिन्यूएबल हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ में आप देखते हो कि जो टाइगर है उसने हिरन को मार दिया और फिर उसके बाद ऐसे चीज़ें रिन्यू होती रहती हैं। फॉरेस्ट है, काटा, फिर वहाँ से फिर से वेजिटेशन शुरू हो जाता है ना। अगर हम उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज ना करें उस लैंड को, तो वहाँ फिर से वेजिटेशन शुरू हो जाता है, फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। इसलिए हम फॉरेस्ट को भी रिन्यूएबल सेक्शन में रखते हैं, ठीक है। अब आती है बात नॉन रिन्यूएबल की। तो नॉन रिन्यूएबल में दो तरीके से हैं आपका, रिसाइकेलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। तो रिसाइकलेबल में आपके मेटल्स होते हैं, जैसे आप देखते हो कि सपोज गोल्ड था, है ना। तो गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड की पहले सपोज करते हैं चैन थी, ठीक है, और फिर आपने उसको रिसाइकिल करा के बना बना लिया, क्या, रिंग बना ली, है ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है ना। ये एक एग्जांपल है, हालांकि ये तो मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन आप समझ लो कि रिसाइकलेबल क्या है, मतलब फिर से उसको यूज़ कर लें, ठीक है। नॉन रिसाइकेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल, आपने क्या किया, जैसे पेट्रोल है, एक बार यूज़ किया और वो गया, है ना, या डीजल यूज़ किया एक बार में गया, कोयला एक बार में गया, है ना। तो उसको फिर से, मतलब जो स्मोक निकला है उसको
आप स्टोर करके फिर से उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। तो ये रिसोर्स आपने यहाँ पे देखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है ना। ओके, फर्दर अगर हम ये देखें कैसे रिसोर्सेज बनते हैं, एनवायरनमेंट में कैसी चीज़ें होती हैं, तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। क्या? इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि यहाँ बताया गया है। ओके, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही बात है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर से इंटरेक्ट किया, फिर टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट किए, और फिर उन्होंने क्या बनाया, इंस्टीट्यूशंस। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सलरेट किया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज का यूज करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री में हमें मिल गए? भाई सिंपल, अगर हम लॉजिकली ना सोचें तो यही लगता है कि ये तो फ्री में है, जैसे वाटर फ्री में है, एयर फ्री में है। अगर लॉजिकली सोचें तो ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। दे आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्री मिल गए। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या है, एक्चुअली फंक्शन है किसके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स आल्सो आर रिसोर्स, यू नो, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। जैसे सपोज करिए कि कहीं पर भी कोल है ना, कहीं दबा हुआ है चट्टान के अंदर, और ह्यूमन बींग अगर उसको निकाल के बाहर यूज नहीं करेंगे तब तक ये रिसोर्स है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि रिसोर्स को रिसोर्स बनाने में ह्यूमंस का रोल बहुत ही एसेंशियल है। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहा गया दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। यानी कि वो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल पड़ा हुआ है या एग्जिस्ट करता है, उसको ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस में, रिसोर्सेज में, और उसको यूज करते हैं फर्दर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासीफाई किया गया रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि सॉइल, वाटर, है ना। बायोटिक मतलब जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि इंडिविजुअल हो सकता है कोई रिसोर्स है जिस पे इंडिविजुअल किसी पर्सन का अधिकार है, कोई कम्युनिटी का अधिकार है, जैसे कि होता नहीं कि कम्युनिटी पार्क आपने देखे होंगे। ओके, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो उस पर सबका, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है ना। नेशनल हो सकता है किसी देश का, इंटरनेशनल भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल सी हम बोलते हैं ना, कि एक जो बाउंड्री होती है किसी देश की, जैसे सपोज करिए एक कंट्री है हमारा इंडिया है, ऐसे अच्छा नहीं बना फिलहाल, हाँ, तो ये 200 नॉटिकल मील के बाद जो होता है ना वो इंटरनेशनल सी हो जाता है, ठीक है। तो उस वाले यानी कि 200 नॉटिकल मील के बाहर के जो सी को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं। ओके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, किसके बेसिस पे, इस स्टेटस के बेसिस पे, यानी कि जो रिसोर्स है उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। पोटेंशियल, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसको पूरी तरीके से यूज नहीं किया गया, जैसे कि राजस्थान में विंड पावर को आराम से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाए अभी तक ड्यू टू अनअवेलेबल ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, अनअवेलेबल ऑफ फंड्स। डेवलप्ड स्टॉक, मतलब स्टॉक है जिसको एक्सेस किया जा चुका है, और यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको फर्दर फ्यूचर में यूज किया जाएगा। रिजर्व्स क्या हैं, जो टोटली एक्सप्लोर किए जा चुके हैं और उन्हें यूज़ किया जा रहा है ना, और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आपने समझ लिया कितने टाइप के हैं, कितने उसके क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो अभी आपने समझा लाइन बाय लाइन सीरीज में कि रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन कैसे उनको यूज करते हैं, ह्यूमन का कितना बड़ा रोल है रिसोर्सेज में, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। ओके, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप यूट्यूब में ये फंक्शन है कि आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस स्पीड को मेंटेन करके आप लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। चूँकि ये लाइन बाय लाइन सीरीज है तो फिर लाइन बाय लाइन ही चलेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वाइटल का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, रिसोर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, और मेंटेन करने के लिए क्या,
क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, ओके। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा मान लिया जाता है कि रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ऐसा मान के, ऐसा जब जो पर्सन ये मान लेगा कि रिसोर्सेज क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है, गिफ्ट मिला है, गिफ्ट की वैसे भी वैल्यू नहीं होती है ज़्यादातर, है ना, ओके। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि इस तरीके से ये मानते हैं नेचर का गिफ्ट है तो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पापा का पैसा ना सिगरेट पीने में उड़ा देते हो आप लोग फिलहाल आप लोग नहीं उड़ाते हो, मतलब ठीक है आप समझदार हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब खुद का पैसा कमाते हैं, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद का पैसा कमाते हो तो उसकी वैल्यू समझते हो, और जब पेरेंट्स का पैसा होता है तो शायद उतनी वैल्यू नहीं समझते हो सकता है आप समझते हो, लेकिन एक कंपेरिजन आप समझ सकते हैं कि जब हम खुद से किसी रिसोर्स को डेवलप करते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है, वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस हैज़ लेड टू दी फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। अगर हम ये सोचते हैं कि ये नेचर का गिफ्ट है तो इससे बहुत सारे, अब भाई सिंपल सी बात है, जब समझेंगे नेचर का गिफ्ट है तो हम इसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेंगे, तो फिर इससे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। जैसे क्या होगा, इससे होगा आपका डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, खत्म हो जाएंगे रिसोर्सेज जल्दी से, है ना। सेटिस्फाइंग द ग्रीड मतलब लालच, ग्रीड का मतलब यहाँ पे क्या है, लालच ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स सॉरी, ओके। यानी कि जैसे अब भाई हमें वैल्यू नहीं है रिसोर्सेज की, हमें मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, बस हमारा लालच है कि भैया हमको मिलीनियर बनना है ना, हनी सिंह का मिलीनियर सॉन्ग सुन के, तो रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे ऐसे ही, है ना, उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। फिर अगला पॉइंट, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अगर रिसोर्सेज क्या होते हैं, फ्यू हैंड्स में एक्युमुलेट हो जाते हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, डिवाइड क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में, है ना, डिवाइड हो जाएगी सोसाइटी किस में, हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर, यानी कि जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है, तो रिच और पुअर में हमारी सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी अगर कुछ लोगों के पास रिसोर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, है ना, जियो, ओके। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइट्स ऑफ द रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज, भाई सिंपल बात है, अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके और बस फर्जी में छपरी बना करोगे, है ना, तो क्या होगा, पेट्रोल जल रहा है मतलब रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, अब रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो भैया इससे गाड़ी से स्मोक भी निकल रहा है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या होगा अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। नेचुरल यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, ओके। आप समझ गए कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है और मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर के, क्या रिसोर्सेज, तो हम उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, ओके, ठीक है। हम बार बार इसलिए रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, पूरा लिंक करके चल पाएँ कि हाँ एक्चुअली चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर भाई आपको सोचने के लिए कहा गया कि आप कुछ सोचो, है ना, क्या होता है ये, कैसी चीज़ें होती हैं, और फिर ये सर्वे वगैरह करो कुछ, ओके, अपने सोसाइटी में पूछो क्वेश्चन अबाउट, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या कह रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे थे कि अगर कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तभी कह रहे हैं कि यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो, है ना, बहुत ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सबकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो सस्टेनेबल रहे, अच्छी रहे, ओके, और ग्लोबल पीस रहे, क्या रहे, ग्लोबल पीस रहे। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो शायद मैं बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि जो कुछ कंट्रीज़ थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे, जिनमें से आप कह सकते हो यूएसए था, यूएसएसआर था, ठीक है, चाइना था, ये सब कंट्रीज़ थे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए। फिर क्या होता है, वर्ल्ड वार सेकेंड होता है, फिर ये लोग कहते हैं कि भैया देख ठीक है अब हमारे पास तो आ गए न्यूक्लियर वेपन, अब कोई नहीं बनाएगा। तो इंडिया नहीं माना, फिर पाकिस्तान भी नहीं माना, सब ने अपने डेवलप किए, है ना। तो चूँकि यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, बाकी लोगों को डर लग रहा था, इससे ग्लोबल पीस जो है ना हार्म हो रही थी, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि जो रिसोर्स हैं कम से कम उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर जाके ग्लोबल पीस होगी, ओके। यानी कि अगर न्यूक्लियर वेपन है तो सबके पास हो, अगर नहीं है तो किसी के पास ना हो, ओके, सब डिस्ट्रॉय कर दो। तो इंडिया ने कहा भैया या तो आप भी डिस्ट्रॉय कर दो तो किसी के पास नहीं रहेंगे, और या तो फिर भाई अगर आप रखोगे तो मैं भी बनाऊंगा, है ना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग नहीं चाह रहे थे, इंडिया चाह रहा था, तो उन्होंने नहीं डिस्ट्रॉय किए तो इंडिया ने बना लिए, है ना। तो ऐसे बाकी कंट्रीज भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि ईरान कर रहा है ट्राई, ओके, ठीक है। फिलहाल ये अलग मुद्दा हो गया, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज का कैसे यूज़ किया जाना चाहिए,
ओके, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अगर ये होता है जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए वगैरह यानी कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रिसोर्सेज को खूब यूज़ किया है, ठीक है। आप कहते हैं कि भैया कोयला से आप बिजली मत बनाओ, इंडिया को ज्ञान देते हैं कि कोयले से बिजली मत बनाओ, पोल्यूशन होता है। अपना तो कोयले से बिजली बना बना के एकदम से राजा बन गए हैं, और अब अपने पास टेक्नोलॉजी भी है तो भैया सही से यूज कर रहे हैं। तो या तो टेक्नोलॉजी दे दो भैया हमको फ्री में, है ना, और या फिर हमको ज्ञान ना दो, है ना, इंडिया ये कहता है हमेशा। ठीक है, हाँ, तो भैया आते हैं प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है कि भैया जिस तरीके से प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है डिप्लेशन का, रिसोर्सेज का, तो चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कंट्रीज हो, तो ये क्या होगा, जो हमारा प्लेनेट है ना वो डेंजर में आ जाएगा, भाई खतरा क्रिएट होगा ही, है ना। ओके, देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल। इस तरीके से हमने समझा कि अगर हम रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ग्लोबल पीस होगी और ज़रूरी है हमारे प्लान के लिए, तो इस तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। हर काम की चाहिए होती प्लानिंग। जैसे आप 10th में हो, आपको चाहिए प्रॉपर प्लानिंग, है ना, अच्छी परसेंटेज के लिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे नॉलेज के लिए, है ना। परसेंटेज तो आजकल तो इन्फ्लेशन हो गया है मार्क्स का, है ना। एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि रिसोर्सेज प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसके लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। हर फॉर्म ऑफ, यानी कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि हर तरीके की जो लाइफ की फॉर्म है, जैसे चाहे वो आप कह सकते हैं कि चाहे वो हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, और चाहे वो हो एनिमल्स, और चाहे वो प्लांट्स, ठीक है, कोई भी हो, यानी कि कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ हो, उसके एग्जिस्टेंस के लिए हमें चाहिए रिसोर्स की प्लानिंग, ठीक है। ओके, ठीक, तो इसी तरीके से ये सस्टेनेबल प्लानिंग ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली कहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकला, क्या है। ओके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, मेन चीज़ की टर्म इज हियर प्रेजेंट, should not compromise with the नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि हम क्या करें, डेवलपमेंट प्रेजेंट में ऐसा करें जिससे कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए, किसके साथ, फ्यूचर जनरेशंस के साथ। ओके, समझ गए ना बात। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली रिसोर्सेज का, यानी कि एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऐसे इस्तेमाल करें कि प्रेजेंट की तो चीज़ें पूरी हो ही, और फ्यूचर के लिए भी चीज़ें बची रहें, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें, ठीक है। तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप प्रेजेंट में डेवलपमेंट करना ही छोड़ दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आप डेवलपमेंट करो, लेकिन इतना करो कि आपकी अभी की ज़रूरत पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्स बचे रहें। समझ गए ना बात। ओके, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेविंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स सेविंग करते हैं, क्या अभी आपको भूखा सुलाते हैं, नहीं सुलाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मनी, कुछ ना कुछ चीज़ें सेव करके रखते हैं कि आपके फ्यूचर में काम आएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को पता है बहुत अच्छे से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ओके, फिर आता है आपका रियो डी जनेरियो में होता है अर्थ समिट, कब, 1992 में। एक्चुअली एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पहला समिट हुआ था 1972 में, ठीक है, जिसे बोलते थे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम। ओके, अब ये बताओ स्टॉकहोम कहाँ की सिटी है, कहाँ की कैपिटल है। ओके, ये मुझे बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। ओके, तो उसके 20 साल बाद 1992 में होता है कहाँ, ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में एक मीटिंग होती है जिसमें 100 के करीब लोग आते हैं, 100 देशों के लोग आते हैं और बात करते हैं, और इसका नाम रखते हैं क्या, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ओके, द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग, क्यों ये आती है, क्यों ये समिट की जाती है, अर्जेंट प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई ना, अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉरी एट द ग्लोबल लेवल। जो इन भाई डेवलपमेंट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होना है उसको, उससे डील करने के लिए ये कन्वेंशन आई थी। ओके, ये मीटिंग की गई थी कहाँ पर, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में, ठीक। फिर इसमें क्या होता है कि वही बात होती है कि भैया चलिए बात करते हैं किसकी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की, ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये सब बातें करते हैं। ये तो सिंपल सी पुरानी बातें। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एजेंडा 21। मतलब ये कहा गया कि भैया आप क्या करो, आप हर कंट्री को कहा गया कि आप कुछ 21 पॉइंट ऐसे नोट करो अपने, जो कह सकते हो कि कंट्री की कंडीशंस हैं, कंट्री की जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग 21 पॉइंट अपने पर्सनल 21 पॉइंट करो। मतलब यहाँ पर कोई 21 पॉइंट बना नहीं दिए गए कि आप ये 21 पॉइंट मानो जाके, है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि हर कंट्री से जाओ अपने अपने लोकल गवर्नमेंट,
है ना, जो भी आपके यहाँ लोकल एजेंडा हो वो लगभग 21 एजेंडा तैयार करो, इन्हीं को कहा गया आपका एजेंडा 21। कब आया? 1992 में आया। कौन लेके आया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCED, ठीक है। कहाँ? वही अर्थ समिट में जो ब्राज़ील में हुई थी। तो अगर ये पूछ लिया जाए एजेंडा 21 क्या है, तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हो कि अर्थ समिट में आया था, 1992 में आया था, और जो अर्थ समिट है वो हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ओके, एजेंडा 21 का से मतलब क्या है कि वही हर कंट्री अपने लोकल लेवल की नीड्स के अकॉर्डिंग 21 पॉइंट्स को मेंशन करेगी, उन 21 पॉइंट्स पे काम करेगी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, आई थिंक सो आप ये इतनी बात समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। किसकी? रिसोर्स प्लानिंग की। छोटा ही लेक्चर रखते हैं। तो आपने रिकैप करते हैं हम लोग। आपने इसमें क्या समझा? आपने ये समझा कि रिसोर्सेज क्या हैं। ओके, आपने समझा कि रिसोर्सेज क्या हैं। एक सेकेंड, हाँ, आपने समझा कि रिसोर्सेज क्या हैं। ओके, फिर आपने कैसे ह्यूमन बींग्स उससे रिलेट करते हैं, कैसे ह्यूमन बींग्स रिसोर्स को रिसोर्स बनाते हैं, ये आप बात जानिए आपने। फिर आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन जाना, ठीक है। क्लासिफिकेशन कितना है? 1 2 3 4 टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देखा है ना, जिसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात की गई है। फिर आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अगर हम उसको अच्छे से रिसोर्सेज को यूज ना करें, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि क्यों ज़रूरी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, फिर आपने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीखा, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट को जाना जो कि 1992 में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो सिटी में, ठीक है। फिर एजेंडा 21 के बारे में आपने जाना क्या है। फिर अब यहाँ से अगला जो लेक्चर होगा वो शुरू होगा रिसोर्स प्लानिंग से। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।